बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को बिल आखिर ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि आपकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। वैसे तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो दीगर जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस से मुतल्लिक भी बड़ा फैसला सुनाया था, इस फैसले के बाद चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब का जो एक्सटेंशन का चैप्टर था और जो जुडिशल पैकेज का चैप्टर था वो वैसे ही क्लोज हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोशिशें थी वो भरपूर जारी थी। बहरहाल अब ये मैसेज आ गया है, पैगाम दे दिया गया है, इनकार कर दिया गया है। ना सिर्फ इतना कि एक्सटेंशन देने से इनकार किया गया है, बल्कि मुश्किल वक्त में चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के साथ खड़े होने से भी इनकार कर दिया गया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शहबाज हुकूमत के हवाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और दूसरी बड़ी खबर नाजरीन जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं इनका राब्ता था बुशरा बीबी से, और बुशरा बीबी के कहने के ऊपर फिर इमरान खान साहब भी बहुत सारे फैसले करते थे और फिर किसी तरीके से 9 मई के वाक़यात को भी लिंक करने की कोशिश की गई। लेकिन इस तमाम बयानिए के ऊपर पानी फिर चुका है और बुशरा बीबी सुरखरू हुई हैं। ख़ास तौर पर 9 मई के 12 मुकदमात जिनमें अदालत में उन्हें बरी किया है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाजरीन चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से आपके साथ को तफसीलात बताता चलूँ तो मामला यूँ हुआ है जी कि हुकूमत की जानिब से इनकार कर दिया गया चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को। इवन के मुस्लिम लीग नून के अपने जो लोग हैं वो शहबाज शरीफ को ये मशवरा दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है वो नहीं की जानी चाहिए, और अगर हम ये स्टेप उठाएंगे, अव्वल तो हम ये उठा नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो मामलात हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ेंगे, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आपके सामने है। और सिर्फ ये नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक साइड पर खड़े हुए हैं, बल्कि मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो एक चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा को एक्सटेंशन देने की खातिर आप मुस्तकबिल के कई चीफ जस्टिस साहिबान से बिगाड़ नहीं सकते। तो बजाय इसके कि आप कादी साहब की तरफ जाएं, आपको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके साथ अपने जो मामलात हैं वो ठीक करने चाहिए। शरीफ ख़ानदान की हिस्ट्री रही है किस तरीके से वो जजों को इनडायरेक्टली प्लाट और दीगर चीज़ों के हवाले से लालच दिया करते हैं। जो जुडिशल पैकेज उनकी जानिब से लाया जा रहा था उनमें भी एक तरफ तो गिव एंड टेक था, उसमें भी पहले तो जजिस को भी बढ़ा के आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी, आपकी जो मुद्दत है उसको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन असल जो उसके पीछे मकसद बाहर नज़र आ रहा था वो ये था कि अदलिया को किस तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए। मैंने लास्ट व्लॉग में भी डिटेल्स आपको कुछ शेयर की थी कि अदलिया को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा था जी इस जुडिशल पैकेज में, कि किसी भी जज का तबादला एक अदालत हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में किया जा सकता है। यानी अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस नहीं मान रहे, 6 जजेस डट गए हैं, तो इनको उठा के आप सिंध बलोचिस्तान कहीं पर भेज दें और यहाँ पर कोई और जजेस ले आएँ, तो ये इख्तियार आ रहा था। तो फिर जाहिर सी बात है एक कंट्रोल हो गया, आपने जजेस का तबादला कर दिया, उस जज की जगह पर आपने कोई और जज लगा दिया। फिर इख्तियारात जो थे आज खुद नोटिस के, इसको भी महदूद किया जा रहा था। फिर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो सीनियरिटी का रूल था जिसे तब्दील किया जा रहा था जी कि अब ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज जो है वो चीफ जस्टिस होगा, बल्कि किसी को भी चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। कोई भी 3 नाम या 5 नाम जो सीनियर्स हैं उनमें से उठाकर किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। तो ये बड़े इख्तियारात थे और ये एक किस्म का कंट्रोल था जुडिशरी के ऊपर हासिल करने का, जिसमें इनको बुरी तरीके से जो नाकामी है वो हुई। इसकी एक एग्जांपल हमने लाहौर हाई कोर्ट में देखी कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया और 2 सीनियर जजेस को सुपरसीड किया गया। वही एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में भी सेट करने की जो है वो कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल जी ना सिर्फ ये कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को इनकार हुआ है, बल्कि मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होने से भी हुकूमत ने इनकार कर दिया है। कैसे जी? मजहबी जमातों की जानिब से परसों एहतजाज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आकर जो एहतजाज है वो किया गया, और हमें इंतज़ामिया जो थी वो ना होने के बराबर नज़र आई। यानी कि इतनी इंतज़ामिया थी या पुलिस अफसरान थे कि नामुमकिन था कि वो इस एहतजाज को रोक सकें या कंट्रोल कर सकें। डी चौक से रुकावटों को अबूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हज़ारों की तादाद में जो लोग थे वो आए, एहतजाज किया गया, पुरअमन एहतजाज किया गया। और जिस मामले के ऊपर एहतजाज किया गया जो मुबारक सानी केस था, कादियानियों से रिलेटेड जो एक फ़ैसले में कुछ जो चीज़ें लिखी गई वो एक ज़ाहिर सी बात एक सेंसिटिव मैटर है,
एक जो चीफ जस्टिस कादी फैज़ साहब की जानिब से फैसला दिया गया उस तरफ हम नहीं जाते, लेकिन इससे एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह हो गई कि इस एहतजाज को रोकने की कोई जो कोशिश है वो नहीं की गई और इस एहतजाज को करने दिया गया। आप खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसको कंपेयर करके आप एग्जांपल के तौर पर ले लें कि पीटीआई का कोई झंडा उठाता है तो उसको जो है वो पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पीटीआई ने कितने जलसों की अनाउंसमेंट की, उनको जलसा नहीं करने दिया जाता। तो ये हुकूमत जो है अगर इतनी बड़ी जमात को जलसा नहीं करने दे रही, ताकत के ज़ोर पर रोक लेती है, लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे ये जो मजहबी जमात, मुख्तलिफ मजहबी जमातों के जो लोग थे, ये आगे वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, और उस दिन में वहीं पर मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट से निकल कर मैं अपने दफ्तर की तरफ जा रहा था और चूँकि वही डी चौक का रास्ता आता है, मुझे भी दूसरी साइड से जाना पड़ा, लेकिन जो पुलिस थी वो ना होने के बराबर थी। वैसे तो पीटीआई की बारी में आप हज़ारों की तादाद में पुलिस जो है वो सामने लाकर खड़ी कर दी जाती है, शेलिंग की जाती है। यहाँ पर तो मुझे कोई दर्जन भर जो पुलिस थी वो सिर्फ नज़र आई, और उन्होंने क्या हज़ारों लोगों को रोकना था, और दरवाजे बंद थे लेकिन कोई खारदार तारे वगैरह भी नहीं थी, और मुजाहिरीन बड़ी आसानी से रुकावटें अबूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। तो एक तो ये है जी, इस मामले में हुकूमत ने बिल्कुल भी चीफ जस्टिस के साथ खड़ी नहीं हुई, और एक अपील खैर हुकूमत की जानिब से दूसरी नज़रसानी की अपील जो है वो दायर की गई है। बहरहाल इमरान खान साहब के दौर में भी इसी तरह का एक जो मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था उस फैसले के साथ इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो खड़ी हुई थी उस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ। तो बहरहाल उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और वो अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़ी हुई, और अब ये चुनतखीब शहबाज की हुकूमत है, और उस चीफ जस्टिस के साथ जो कि इनके बड़े फेवरेट हैं, इतने ज़्यादा फेवरेट थे कि नवाज़ शरीफ तमाम तर जो है वो यकीन दहानियों के बावजूद तब पाकिस्तान वापस आए जब चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा जो थे उन्होंने कुर्सी संभाली। तो इस हद तक ये कादी साहब के ऊपर इनको ट्रस्ट था, लेकिन ये जो पैगाम है वो दे दिया गया है इनकार का भी। तो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा जो है वो अब तो मामला आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। नोटिफिकेशन किसी भी टाइम जारी हो सकता है, अभी तक तो हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किया गया नोटिफिकेशन नेक्स्ट चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा का तो 3 महीने पहले जारी कर दिया गया था, उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, लेकिन अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। बहरहाल एक तरफ तो अदलिया के अंदर जो महाज था चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा उसमें अकलियत में थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास अच्छी खासी अक्सरियत थी, इवन के इंतज़ामी अमूर में भी कादी साहब जो हैं वो अकलियत में और जस्टिस मंसूर अली शाह अक्सरियत में थे। तो एक किस्म का जो इख्तियारात वगैरह थे उनसे छीन तो नहीं गए, लेकिन ये था कि इख्तियारात को चूँकि अक्सरियत की बुनियाद पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर वो आपके पास अक्सरियत नहीं है तो उन इख्तियारात को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जी चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो हैं, इनकी जब गिरफ्तारी हुई तो इनकी गिरफ्तारी के बाद एक बयानिया बनाया गया कि अब तो जनरल फैज़ जो हैं वो भी गिरफ़्तार हो गए हैं, और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुबैना तौर पर सहूलतकारी की जा रही थी, बहुत सारे लोगों की जानिब से ये गुफ्तगू भी की गई, वो अब ख़त्म हो जाएगी, अब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और इमरान खान को भी मैसेज दे दिया गया है कि अब आप भी नहीं बचेंगे और आपको जो है वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जाएगा। 9 मई के जो मुकदमे हैं वो चलाए जाएंगे, और किसी तरीके से चीज़ों को लिंक करने की कोशिश की गई कि फैज़ साहब जो थे वो किसी तरह से उनका रब्ता था बुशरा बीबी से, और फिर बुशरा बीबी जो थी वो अफेक्ट किया करती थी इमरान खान साहब और उनके जो कुछ फ़ैसले थे। तो बहरहाल जी ये सारा का सारा एक बयानिया बिल्डअप करने की कोशिश की गई, लेकिन ये बयानिया धड़म करके नीचे गिरा है, ठुस होकर रह गया है। ये बयानिया आपके सामने एक ख़बर खाली में रखूँगा, और ये ख़बर है जी इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी 9 मई के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज, यानी कि अदालत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद की। खाली जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद नहीं की, 12 मुकदमात में इनको डिस्चार्ज भी किया। दौरान समाअत 9 मई मुकदमात के तफ्तीशी अफसर ने अदालत में वो पेश हुए, जबकि बुशरा बीबी की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए। पुलिस ने रावलपिंडी में 9 मई के वाक़यात पर बुशरा बीबी को 12 मुकदमात में नामजद किया था। बुशरा बीबी इस वक्त अडयाला जेल में हैं और इनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, जबकि इमरान खान भी अडयाला जेल में ही मौजूद हैं। तो ये जी अदालत है
जिसने 9 मई से मुतल्लिक ये 12 मुकदमात है जिनसे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये जो लिंक किया जा रहा था गिरफ्तारी को बुशरा बीबी साहिबा को भी 9 मई के हवाले से, तो ये फिर सबूत कहाँ पर हैं जो आपने अदालतों में पेश करने हैं, और अदालतें जो हैं वो कोई आपके पास सबूत ही नहीं है। तो फिर उन्होंने देखें 12 मुकदमात, अब कोई 1-2 मुकदमात नहीं है, 12 मुकदमात में जिनमें बुशरा बीबी साहिबा को डिस्चार्ज किया गया है। तो कुछ था नहीं, इसी वजह से डिस्चार्ज किया गया। तो ये सारा बयानिया बनाने की कोशिश की गई, ये बयानिया सारे का सारा इस फैसले के बाद तबाह बर्बाद होकर रह चुका है। और इमरान खान के हवाले से भी इसी तरह से केसेस हैं। सेशन कोर्ट से तो आप सज़ाएं दिलवा देते हैं, लेकिन ऊपर जब हाई कोर्ट में केसेस खुलते हैं तो वहाँ से इमरान खान साहब जो हैं वो बेकसूर साबित होते हैं। 1-2 खबरें और भी आपसे शेयर करता चलूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त को जलसे का ऐलान किया था, और अब अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से ये पैगाम आ गया है कि जलसा हर सूरत होगा। और इससे पहले शेर अफजल मरवत की जानिब से भी ये अनाउंसमेंट की गई कि जलसा तो वो करेंगे, और इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी, और उसके बाद जलसों का जो एक प्लान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, और मुल्क गिर अब जो जलसे हैं वो होंगे। तो बहरहाल जी, अली अमीन गंडापुर ने कल, चूँकि इस्लामाबाद में ही जलसा होना था तरनोल के मकाम पर, यहाँ पीटीआई को पहले भी जलसा करने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि एंड टाइम पर जो एनओसी था वो कैंसिल कर दिया गया। यानी कि सुबह जलसा होना था और रात गए जो है वो एनओसी कैंसिल कर दिया जी कि हम जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। तो अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है जी कि कल हर सूरत जलसा होगा, रुकावटों के खिलाफ सख्त मजम्मत करेंगे, हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल है, जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूंगा। वज़ीर आला केपी हैं जी। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में तरनोल के मकाम पर पीटीआई का जलसा हर सूरत होगा। अगर इंतज़ामिया की तरफ से किसी भी किस्म की रुकावटें पैदा की गई तो सख्त मजम्मत करेंगे। वज़ीर आला हाउस पेशावर में अरकान असम्बली के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि मरकज़ में बैठे नाअहल टोले की मफाद परस्त पॉलिसियों की वजह से मुल्क में माशी तबाही आ चुकी है, मुल्की हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं, हमें बहसियत कौम सोचना होगा। कानूनी तकाज़ों के मुताबिक जलसा करने जा रहे हैं, जलसे की इजाज़त देने का हुक्म अदालत ने दिया है। अगर कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ जाएंगे तो फिर हम भी पीछे हटने वाले नहीं। इस हवाले से हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, जलसे के लिए मार्च को मैं खुद लीड करूंगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से ये जो वाज़े ऐलान है वो कर दिया गया है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चूँकि अदालत से भी हमने इजाज़त ले ली है और फिर उसके बाद अदालत ने ही कहा है कि इनको इजाज़त दी जाए। तो अब एक इजाज़त मिली है 22 अगस्त की तरनोल के मकाम पर। ये इस्लामाबाद तो खैर नहीं बनता, इस्लामाबाद से काफ़ी दूरी बनता है, लेकिन तरनोल का मकाम आप ऐसा कह सकते हैं कि ये लिंक भी कर रहा है इस्लामाबाद को रावलपिंडी का। तो इम्पॉर्टेंट एक मकाम है। और तरनोल का जो मकाम है वो केपी के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केपी में इंटर होने के लिए आप तरनोल का जो रास्ता है वहीं से ही आगे केपी की तरफ आप इंटर होते हैं। तो वो एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर अगर केपी से कोई काफ़िले आएंगे, अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं, काफ़िले लेकर आते हैं, तो उनके लिए भी एंट्री आसान होगी, बजाय इसके कि अगर वो इस्लामाबाद के अंदर इंटर होते तो फिर वो तरनोल से भी आगे का मकाम होता और फिर वहाँ पर कंटेनर्स वगैरह लगा दिए जाते और शायद इस्लामाबाद इंटर ना होने दिया जाता। लेकिन तरनोल के मकाम पर जो जलसा है जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हाल में करने जा रही है। पीपल्स पार्टी अब तहरीक इंसाफ की बी टीम का रोल अदा कर रही है। ये जी वज़ीर इत्तलात है पंजाब उज़मा बुखारी साहिबा, उनकी जानिब से बयान दिया गया है। ये अचानक से इन दोनों को क्या हो गया, ये तो इत्तेहादी बने हुए थे और अब उज़मा बुखारी की तरफ से बयान आ रहा है कि पीटीआई की बी टीम का रोल पीपल्स पार्टी अदा कर रही है। तो इसका मतलब साफ़ है कि ये जो हुकूमत है ये जाने वाली है, 2-3 माह ये हुकूमत जाने वाली है और हुकूमत जाने के बाद इन्हें कोई बयानिया ज़रूर चाहिए जिस बयानिए को इन्होंने आगे बढ़ाना है। तो ये बयानिए इस वक्त बनाए जा रहे हैं। ये कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया। पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि हम तो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है, वो तो नून लीग की हुकूमत है, तो वो इसी बयानिए के साथ जाएगी। फिर जी ये बयानिया ये भी बना रहे हैं कि देखिए जी हमारी हुकूमत तो जो फैज़ ने गिरा दी थी। मतलब इसी किस्म की चीज़ें जो है वो इस वक्त इनकी जानिब से की जा रही हैं। सोचा नहीं था कि पंजाब को रिलीफ मिलने पर पीपल्स पार्टी भी इस कदर तासुब का मुजाहरा करेगी। सिंध में 16 साल से हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मरीम नवाज़ की नहीं। तो इनको भी याद आया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 16 साल से है, यानी कि मुसलसल आप कहें कि ये चौथी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की सिंध में। सिंध के हालात क्या हैं वो भी आपके सामने हैं। जहाँ तक पंजाब में रिलीफ़ की बात है तो ये जो 45 अरब का रिलीफ़ दिया गया है, इससे बिल्कुल ये चीज़ तो है तमाम सूबों के भी जहन में ये चीज़ आती है कि क्यों पंजाब को ही ये जो रिलीफ़ है वो दिया गया। अब ये चीज़ें अलग हैं कि आप ये क्लेम करें कि ये पैसे पंजाब के ही थे और वो अपने पैसों से रिलीफ़ दे रहा है, ये या वफाक से कोई आपने पैसे लेने थे। बहुत सारी इस तरह की भी डिटेल्स चल रही हैं। लेकिन वो क्वेश्चन है कि वफाक में तो आखिर आपकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है,
बेशक दूसरे जो सूबे हैं उधर जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, लेकिन बतौर वज़ीर-ए-आज़म आप सिर्फ पंजाब के वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं, आप पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो अगर आपने रिलीफ देना था तो बिल्कुल पंजाब को भी मिलना चाहिए और बाकी सूबों को भी जो रिलीफ है वो दिया जाना चाहिए। तो इससे जो एक तासुर है वो दुरुस्त नहीं गया, इसलिए पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बयानात सामने आए और उन बयानात के ऊपर ये जो रिएक्शन है वो नून लीग की जानिब से भी दिया जा रहा है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।